हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। साइंस में यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, है ना। और यहाँ पर जितने भी आज हम इक्विपमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी की सभी इक्विपमेंट्स कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट्स आज हम देखने वाले हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण होता क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन वाइज अगर मैं देखूँ तो वैज्ञानिक उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है शोध के लिए, या स्पेशली शोध करके डिजाइन किया गया है ताकि आप किसी यूनिट की या किसी वस्तु का सटीक मापदंड निकाल सकें या सटीक उसको सही तरीके से मेजर कर सकें आपकी मनचाही यूनिट को। तो ये होता है एक वैज्ञानिक उपकरण। सपोज अगर आप किसी वस्तु का वेट मेजर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक वेटिंग मशीन बनानी होगी, ठीक है। अगर यहीं आप इस वस्तु की लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई नापने के लिए कोई मशीन बनानी होगी। तो यही है वैज्ञानिक उपकरण। तो आप एक ही वस्तु के कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण बना सकते हैं। जैसे कुछ इसका वजन नापेंगे, कोई इसकी डेंसिटी नापेगा, कोई इसका लंबाई चौड़ाई नापेगा। तो ये होते हैं वैज्ञानिक उपकरण। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम सीधा क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एमीटर। एमीटर से ही हम विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा का कहने का क्या मतलब है? विद्युत धारा कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि जब भी चार्जेस फ्लो होते हैं कंडक्टर में, तो वो होती है विद्युत धारा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, जिस भी दिशा में जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में विद्युत धारा को माना जाता है। यानी अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो विद्युत धारा राइट से लेफ्ट जाएगी। या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जिस दिशा में पॉजिटिव प्रोटॉन्स या आयंस, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, उसी दिशा में हम विद्युत धारा को जाता हुआ मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। पर ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, आयंस जाएंगे, उसी दिशा में विद्युत धारा जाएगी। बोलिए, क्लियर है। आगे क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और इसे मापा किससे जाता है? एमीटर से जाता है। जब भी हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक नियम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि आई यानी करंट क्या होता है? V अपॉन R होता है। फॉर्मूले को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सत्य है। तो किसी ऑप्शन में आपको I इक्वल्स टू R अपॉन V मिलेगा, किसी फॉर्मूले में आपको V इक्वल टू I अपॉन R मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इनमें से सही क्या है। जहां पर I इक्वल्स टू V अपॉन R आएगा वही सही होगा। ये आप एक छोटी सी फोटो देख रहे हैं, किसकी? एमीटर की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताइए, चार्जेस जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं, इनके चार्जेस जो होते हैं वो किस यूनिट में नापे जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु एवं अन्य गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको वो इक्विपमेंट बताना है जो कि गैसेस का वेट और घनत्व यानी डेंसिटी बताता हो। तो वो कौन सा इक्विपमेंट है? तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर, एरोमीटर, विस्कोमीटर और पायरोमीटर। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो ना तो पायरोमीटर है, ना विस्कोमीटर है और ना ही बैरोमीटर है, वो है एरोमीटर। बात समझ में आई? देखिए, बैरोमीटर जो है ये क्या बताता है? ये बताता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, थोड़ा सा एरोमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं, सॉलिड स्टेट में सबसे पास पास होते हैं और लिक्विड स्टेट में इनके बीच के होते हैं। ठीक है, वायु और गैस का भार घनत्व एरोमीटर और हाइग्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो देखिए, ये छोटी सी फोटो बनी है, किसकी? एरोमीटर की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एरोमीटर। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है।
जस्ट अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका आंसर बता चुका है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके द्वारा नापा जाता है? तो देखिए एल्टीमीटर नहीं है इसका आंसर, हाइड्रोमीटर नहीं है इसका आंसर, बैरोमीटर ही इसका आंसर है और गैल्वेनोमीटर भी नहीं है। तो हमारे पास सही आंसर क्या है? बैरोमीटर। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए एल्टीमीटर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। एल्टीमीटर बेसिकली एल्टीट्यूड या हाइट नापने के लिए नापा जाता है। तो जब भी स्काई डाइवर्स ऊपर से हेलीकॉप्टर से कूदते हैं तो उनके हाथ में एल्टीमीटर बंधा होता है। अब इस एल्टीमीटर के अंदर ही कहीं ना कहीं बैरोमीटर का ही एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ताकि आप बैरोमीटर से यानी ये जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इससे आप ऊंचाई का पता लगा सकें। यही चीज एल्टीमीटर में होती है। तो एल्टीमीटर बेसिकली आपकी हाइट बताने के काम आता है, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के काम आता है। तो देखिए वायुमंडलीय द्वारा लगाया गया प्रति इकाई क्षेत्रफल बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो बेसिकली एक यूनिट सरफेस में जितना भी प्रेशर लगाया जा रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। याद रखिएगा क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? पास्कल होती है। अच्छा, एक पास्कल क्या होता है? तो बेसिकली एक न्यूटन फोर्स जब आपके पास 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगाया जाता है, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगाया जाता है तो हम बोलते हैं कि ये 1 पास्कल है। 1 पास्कल, बोले क्लियर है? तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। और ये बिल्कुल सही भी है भाई। अगर मैं नीचे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर होगा प्रेशर मेरे ऊपर उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे मेरी पोजीशन ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे मेरे ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा। बात समझ में आई? और यहीं पर एक चीज़ और होती है कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है आपको ऑक्सीजन कम मिलने लगती है। क्यों? आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी पर्वतारोही हैं जो भी पर्वत पे चढ़ते रहते हैं वो अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं। जब भी आदमी पर्वत पे चढ़ता है तो बेसिकली वो हाइट पे जा रहा है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने लगता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो यहाँ होती है ऑक्सीजन की कमी, और जिसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? सिलेंडर कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक है, हवा हमेशा उच्च दाब से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। देखिए पूरी पृथ्वी पर हवा पूरे समय बहती रहती है, ये तो हम जानते हैं, है ना? हमेशा ये कहाँ से कहाँ बहेगी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी हमारी हवा। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रसायन या भौतिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो आपसे बोला है कि जो भी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज या चेंजेस होते हैं उसमें जो ऊष्मा या हीट निकलती है, हीट एनर्जी होती है, वो किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है कैलोरीमीटर। बात समझ में? कैलोरीमीटर क्या करता है? तो बेसिकली किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के द्वारा जब भी कोई हीट एनर्जी निकलती है तो वो नापी जाती है कैलोरीमीटर के द्वारा। अब देखिए कैलोरीमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लें कि ऊष्मा जो है ना वो 2 प्रकार से निकलती है। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऊष्मा का प्रयोग 2 तरीके से होता है। अब इसे हम केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है। यानी केमिकल रिएक्शंस में हीट की यूज हो रही है और यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर जलाएंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी। बात समझ में? तो जो आग निकलेगी, जो हीट निकलेगी उसे हम किससे नापेंगे? कैलोरीमीटर से नापेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब कैसे होगी? आपने कई बार फील किया होगा कि जब भी पेट्रोल आपकी स्किन पर आता है तो आपको ठंडक का एहसास होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ये क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल से जब भी आपकी स्किन का रिएक्शन होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हीट खींच लेगा आपकी स्किन से पूरा, तो आपको क्या फील होगा? ठंडक का एहसास होगा। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर रसायन प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया एक्सोथर्मिक है यदि सिस्टम के द्वारा परिवेश में गर्मी जारी की जा रही है या रिलीज की जा रही है,
और एंडोथर्मिक मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप एटमॉस्फेयर से या अपना सराउंडिंग से एनर्जी को लेते हैं तब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? तो देखिए कैलोरीमीटर प्रतिक्रिया के दौरान छोड़ी गई ऊर्जा या अवशोषित की गई ऊर्जा को ही नापता है। जो भी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब की गई है उसी को कैलोरीमीटर नापेगा। बात समझ में आ गई? तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए इनमें से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, जाइरोस्कोप या फेदोमीटर? तो देखिए इसका सही आंसर है फेदोमीटर। ना ही हाइड्रोमीटर, ना ही पायरोमीटर और ना ही जाइरोस्कोप का यूज होता है। सही आंसर क्या होगा? फेदोमीटर। अब देखिए फेदोमीटर होता क्या है? तो बेसिकली फेदोमीटर एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है या उपकरण होता है जो कि रेडार बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन या रेडार बेस्ड कम्युनिकेशन पर काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? तो देखिए यहाँ पर ये क्या करता है कि ये समुद्र पे जा रहा है एक जहाज है। अब यहाँ पर ये नीचे कुछ वेव्स छोड़ेगा, साउंड वेव्स छोड़ेगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी तो ये उसका अंदाजा लगाएगा कि कितने समय में साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आई हैं। अब जितने समय में भी आई होंगी उस अंतराल में या उस समय अंतराल के दौरान जितना भी समय लगा होगा उसके अंदाजे से हम ये पता लगा लेंगे कि कितनी गहराई है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें पता है कि जो पानी में ध्वनि की गति है वो कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 1500 मीटर ये ट्रेवल कर सकती है। अब सपोज जाने आने में 2 सेकेंड लग गए तो मैं समझ जाऊंगा 1 सेकेंड जाने का हुआ और 1 सेकेंड आने का हुआ, यानी जो गहराई है वो 1500 मीटर की ही थी। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर 4 सेकेंड लग गए, यानी जब मैंने सिग्नल छोड़े और रिसीव होने में 4 सेकेंड का समय लगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई 2 सेकेंड जाने में लगा होगा, 2 सेकेंड आने में लगा होगा, यानी कुल मिलाकर गहराई कितनी होगी? ये होगी 3000 मीटर की। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता है और नापता है गहराई को। ठीक है, भेजी गई ध्वनि और प्रतिध्वनि के समय के अंतराल से ही अंदाजा लगाया जाता है कि दूरी कितनी होगी। बात समझ में आ गई आपको? तो याद रखिएगा गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? फेदोमीटर। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करती है। यानी आपको पता है कि साउंड की स्पीड क्या है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, और उस मीडियम में आपने कोई साउंड वेव भेजी और वापस आई, तो उसके बीच का जो साउंड ड्यूरेशन है ये टाइम ड्यूरेशन है, उससे आप पता लगाते हैं कि गहराई कितनी होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस उपकरण से पर्यावरण की आर्द्रता मापी जाती है या ह्यूमिडिटी? तो देखिए ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हैग्रोमीटर, विस्कोमीटर या पायरोमीटर? तो देखिए इसका सही आंसर है हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर से किसी भी वातावरण की ह्यूमिडिटी नापी जा सकती है। अब यहाँ पर हैग्रोमीटर होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर क्या करता है? हवा में नमी का पता लगाता है कि नमी कितनी है, यानी जल वाष्प कितना ज़्यादा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब भी हम ह्यूमिडिटी देखते हैं तो हमें वो परसेंटेज में बताता है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो परसेंटेज लिखा हुआ है और रिलेटिव परसेंटेज होता है वो। तो बेसिकली 100% आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा टीवी पर बता रहे हैं कि 52% ह्यूमिडिटी है या 62% ह्यूमिडिटी है, ये 50% ह्यूमिडिटी है, 40% ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लें 100% ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है। 100% ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा अब सैचुरेट हो चुकी है, हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स की, दैट इज 100%। अब उसके रिलेशन में हम बोलते हैं कि अभी अगर 40% तक ही पहुंच पाई है तो हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है? 40% है। बात समझ में आई आपको? तो 100% आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि हवा पूरी तरह से जल वाष्प से संतृप्त है, यानी बेसिकली सैचुरेट हो चुकी है, अब इस पे और वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। अगर ह्यूमिडिटी आज 40 है तो इसका मतलब है कि जो 100 था ना उससे कंपैरिजन में ये 40 है, यानी अभी ये 40% पर पहुंचा है। तो देखिए सबसे अधिक ह्यूमिडिटी कहाँ होती है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय यानी बेसिकली भारत के कुछ द्वीप भी इस क्षेत्र में आता है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ये कुछ ऐसे समूह हैं या द्वीप हैं जो कि इस बेल्ट में आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कभी भी कूलर ना चलाएं। देखिए आप
कूलर चलाते हैं उसमें पानी होता है, जो आपका नॉर्मल डेजर्ट कूलर होता है उसमें पानी होता है, तो वापस आप वाटर मॉलिक्यूल्स को एक तरीके से एयर में खुद ही भेज रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कभी भी डेजर्ट कूलर ना चलाएं, और पानी के साथ तो बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि आप सूखी हवा, ड्राई एयर का ही फ्लो रखें ताकि ह्यूमिडिटी कम से कम हो सके और आपको गर्मी कम लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण है जो इमारतों को बिजली के प्रभाव से सुरक्षित रखता है? लाइटनिंग कंडक्टर, सेफ्टी कंडक्टर, टेलस्टर या थियोडोलाइट? तो देखिए इसका सही आंसर है लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए समझ में आ रहा है ना, बिजली लाइटनिंग जो होती है, तो कौन बचाएगा इससे? लाइटनिंग कंडक्टर ही बचाएगा। देखिए बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है ना, उनमें बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ से जो बिजली होती है ना, वो क्या करती है, वो आपकी ज़मीन तक पहुँचने के लिए कोई छोटा रास्ता ढूंढती है। तो अब बिजली अगर ज़मीन पे गिरेगी डायरेक्ट तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उससे पहले अगर कोई बिल्डिंग मिल जाएगी तो वो इसी पे गिर जाएगी, थोड़ा से कम डिस्टेंस पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर या एक रॉड लगाई जाती है। ये एक कंडक्टर की रॉड होती है, जनरली कॉपर वायर्स होते हैं या कॉपर रॉड्स होती हैं, जो कि सीधा इसे अर्थिंग कर दी जाती है। यानी ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक रहती है, बिल्डिंग के टॉप से लेकर इसको डायरेक्टली सीधा अर्थिंग यानी जो आपका फाउंडेशन है वहाँ तक गाड़ दिया जाता है, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी बिजली इस पे गिरती है तो वो इस रॉड के थ्रू होते हुए सीधा धरती पर ग्राउंडेड हो जाए, बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये क्या है, ये है लाइटनिंग कंडक्टर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं तड़िक चालक। आपने कभी ना कभी पढ़ा हो इसके बारे में। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कंडक्टर से बनी होती है, यानी एक धातु से बनी होती है। देखिए तड़िक चालक की जो ऊपरी सिरा है वो नुकीला होता है और इसे भवनों में सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़कर इसकी आखिरी सिरे पर कोयला या नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे को अंत कर दिया जाता है। यानी बेसिकली ये जो अर्थिंग है ना, यहाँ पर वो नमक या कोयला मिला देते हैं। यहाँ पर ये कंडक्टर है, कॉपर वायर के थ्रू ये नीचे आया और यहाँ पर उसको अर्थिंग कर दी गई है। तो देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बिजली का वोल्टेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी नॉर्मल लाइटनिंग आप देखते हैं कभी कभी रात में चमकती हुई बारिश में, उसका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 300 मिलियन वोल्ट के आसपास होता है। देखिए हमारे घर में ना 220 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है, 220 वोल्टेज आता है हमारे यहाँ। और हमें अगर छोटा सा करंट लग जाए ना तो हमारी क्या हालत होती है। अब आप सोच कर देखिए कि 220 में ये हालत है तो 300 मिलियन वोल्ट में क्या हालत होगी। और जो करंट होता है, ये वोल्टेज है, और जो करंट होता है वो लगभग 30,000 एम्पियर के आसपास का रहता है। जो हमारे बड़े से बड़े इक्विपमेंट्स हैं ना, वो 5 एम्पियर में बहुत इजीली चल जाते हैं। बहुत हो गया तो जो बहुत बड़े इक्विपमेंट्स है वो 16 एम्पियर में चलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 30 एम्पियर में कितनी पावर होगी। तो ये जो बिजली है ना इतनी ताकतवर होती है, इससे बचाने के लिए बिल्डिंग्स को ही लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस उपकरण या यंत्र का प्रयोग दूरी की वस्तु ताप को मापने या ज्ञात करने हेतु काम आता है? तो बेसिकली आपसे पूछा ऐसा कौन सा उपकरण है जो दूर रखी हुई वस्तुओं का टेम्परेचर नापता है। तो देखिए ऑप्शन है पायरोमीटर, ओडोमीटर, एक्टियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो सही आंसर है पायरोमीटर। बोलिए बात समझ में, पायरोमीटर क्या है? तो इस इक्विपमेंट्स को आपने कई बार देखा होगा, अभी कोविड के टाइम पे हमने कई बार देखा है। ये है पायरोमीटर। तो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आप जब कभी खड़े होते हैं तो आपके हाथ पे या सर पे इसको एम करके आपका टेम्परेचर नापा जाता है। तो पायरोमीटर क्या करता है, दूर रखी हुई वस्तुओं का टेम्परेचर नाप के वो बता देता है। तो देखिए पायरोमीटर जो होता है ना वो एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं उससे जो गर्मी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, उससे ये बताते हैं कि टेम्परेचर क्या है। दूसरा, ये वो टाइप का है जहां पर दूर रखी हुई गर्म वस्तुओं की चमक के आधार पर, यानी जो जितना वो चमक रहा है उस आधार पर वो बताता है कि इसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टाइप है, हीट वेव्स निकल रही हैं उसको रीड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विकिरण उत्तमापापी। बोलिए क्लियर है, विकिरण उत्तमापापी। यहाँ पर ये वाला क्या करता है, हीट वेव्स को एब्जॉर्ब करके बताता है कि टेम्परेचर क्या होगा। और प्रकाशीय उत्तमापापी क्या होता है, तो ये बेसिकली जो भी गर्म वस्तुओं से लाइट निकल रही होती है उसको रीड करके बताता है कि इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये 2 तरह के होते हैं। हमने इसको कोविड के टाइम पे बहुत देखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से कई लोगों के घर पे भी होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस उपकरण की सहायता से हम अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रेडार। हम सभी को पता है कि कैसे पता चलता है। चलिए तो देखिए रेडार क्या करता है बेसिकली, रेडार बेसिकली कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव्स यहाँ पर ऐसे छोड़ता है और वापस रिटर्न्स में आती है और उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि विमान कहाँ है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो बेसिकली रेडार वस्तुओं का पता लगाने वाली प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तु जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियां आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल, गति सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो देखिए इसकी खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ऑलरेडी और आगे भी पूछ सकता है। नाम है रॉबर्ट वाटसन वाट्स, रॉबिन वाटसन वाट। इन्होंने खोज की थी और इन्होंने 1935 को पहली बार ब्रिटेन में इसका उदाहरण दिया या इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया था। रेडियो आधारित डिटेक्शन एंड रेंजिंग का प्रदर्शन किया था कब, 1935 में ब्रिटेन में। तो ये कुछ छोटी मोटी एडिशनल जानकारी थी आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वह वैज्ञानिक उपकरण जो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किस इक्विपमेंट से निकाला जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। अगर आप इसको इंग्लिश में समझेंगे तो ये होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो देखिए दो फिनोमेना होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन जहां पर जो भी लाइट है वो एक सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, और एक होता है रिफ्रैक्शन जहां पर एक सरफेस से टकराकर लाइट अंदर चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कौन निकालता है, तो वो निकालता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। बात समझ में आ गई। ये कुछ इस टाइप का दिखता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। यहाँ पर समझिए प्रकाश का अपवर्तन ये क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सीधी नहीं जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हुआ है, और जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट का एंगल भी चेंज होता है और साथ ही साथ स्पीड भी चेंज होती है। तो बेसिकली अपवर्तनांक सूचकांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में जो भी तरंगे हैं, जैसे हम बेसिकली प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। तो बेसिकली एक प्रकार का रेशियो होता है, और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसी के कारण हमें कई बार पानी के ग्लास में, कांच की ग्लास में जैसे हम कोई चीज़ रखी हुई देखते हैं तो थोड़ी सी आपको टिल्टेड भी दिखती है, ऐसा लगता है टेढ़ी हो गई है। या हम कोई सिक्का अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा हटकर दिखता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, अपवर्तनांक के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, भूकंप का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से हम सभी को पता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो बेसिकली ये एक ऐसा इक्विपमेंट टाइप का होता है, यहाँ पर पेन लगा हुआ है, यहाँ पर मास है और ये स्टेबल होता है। जब भी भूकंप आता है तो जो बेस होता है वो हिलता है। अब बेस जितना ज़्यादा हिलेगा तो ये उसी हिसाब से हिलेगा और ग्राफ बनाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम रेक्टर स्केल पर नाप कर बताते हैं कि कितने रेक्टर का भूकंप आया था। जनरली जो स्केल होता है वो 0 से शुरू होता है और 10 तक जाता है। इसके आगे अभी तक भूकंप देखा नहीं गया है, इसलिए, नहीं तो और भी ज़्यादा रेक्टर स्केल का हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए भूकंप आता क्यों है, तो देखिए पूरी जो दुनिया है ना उसमें 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यहाँ पर ये टोटल 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इन 12 टेक्टोनिक प्लेट्स की खासियत ये है कि धीरे 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 खिसकती रहती हैं, और जब कभी ये खिसकते खिसकते एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, घर्षण होता है और एक प्रकार का भूकंप आता है, और इसे ही हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। अब बेसिकली ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आता है, बिल्कुल छोटे से हिस्से के लिए आता है। भूकंप के भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी 4 अलग अलग तरीकों से भूकंप आता है। एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला हो गया जो मैंने भी आपको बताया, दूसरा हो गया ज्वालामुखी। जब भी ज्वालामुखी फटता है उसके लावा जो भी बाहर आता है उसके कारण भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी होती है, यानी एक तरीके से मैं बोलूँ कि पूरी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो काफ़ी हद तक हिल जाती है, तो उसके कारण भी
अर्थक्वेक या भूकंप आता है। पतन और विस्फोट। अब देखिए ये जो विस्फोट है ना, यहाँ पर ये बड़ा समझने की चीज़ है। कई बार हमने देखा है कि जब भी कोई बहुत बड़ा बम का प्रयोग होता है या बहुत बड़ी बम की टेस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बम या किसी और प्रकार का बहुत बड़ा बम, तो जब भी इसकी टेस्टिंग होती है तो वहाँ पर एक छोटा मोटा भूकंप नोट किया जाता है। वो विस्फोट के कारण ही आता है और ये ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, बात समझ में आई। जरा रेक्टर स्केल को भी समझ लेते हैं। रेक्टर स्केल क्या है? तो बेसिकली भूकंप को नापने का एक पैमाना है, एक मात्रक माप बनाया गया है। 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स एफ रेक्टर और बेनो गुटेनबर्ग द्वारा तैयार किया गया था। भूकंप के परिमाण का निर्धारण सबसे बड़ी भूकंपीय तरंग के आयाम ऊंचाई के लघुकरण का उपयोग करके किया जाता है। यानी बेसिकली ये जो स्केल बनेगी ना, यहाँ पर इस तरीके से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइन होगी, जो सबसे बड़ी होगी वही होगी। एक तरीके से हम बोलेंगे कि उतने ही रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। अब ये जो स्केल है बहुत सारे छोटे छोटे भाग में बटी होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जितना ज्यादा बड़ी उसकी रेखा होगी उतना ज्यादा रेक्टर का भूकंप आया होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है या भूकंप को किस तरीके से नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के जरिए नापा जाता है। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसे रेक्टर स्केल। ठीक है, ये स्केल को हम क्या बोलते हैं? तो रेक्टर स्केल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस उपकरण की सहायता से हम द्रव्यों की श्यानता करने का काम करते हैं? तो देखिए श्यानता का क्या मतलब होता है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। अब आपको अगर ये पता चल गया तो बस काम खत्म हो गया। किससे नापेंगे? विस्कोमीटर से नापेंगे। श्यानता यानी विस्कोसिटी। बेसिकली श्यानता होती क्या है? तो ये एक प्रकार का फ्रिक्शन है। पानी या जो लिक्विड है ना, उनके आपस में, मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्या? श्यानता। बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली इसे किससे नापा जाता है? विस्कोमीटर से नापा जाता है। और ये रही विस्कोमीटर की फोटो। ठीक, श्यानता या विस्कोसिटी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य का विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। तो बेसिकली कैसे पता चलता है? सपोज अगर आप पानी में कोई चीज ऐसे डालते हैं तो वो तुरंत काफी रफ्तार से नीचे जाती है, बट यही चीज जब आप तेल या मैं कहूँ आपसे हनी में जब आप डालेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से पानी की जो लेयर्स हैं वो कम रेजिस्टेंस देती हैं इस वस्तु को नीचे जाने के लिए, यानी वो इजीली जाने देती हैं। जबकि ऑयल या हनी जो है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, एक तरीके से काफी ज्यादा प्रतिरोध करेगा इस वस्तु को कि ये नीचे और जाए या और मूवमेंट कर पाए। इसी चीज को हम श्यानता बोलते हैं। इसको हम बेसिकली अपनी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में किससे रिलेट करके देख सकते हैं? फ्रिक्शन से। ठीक है, कहीं फ्रिक्शन कम है, कहीं फ्रिक्शन ज्यादा है। जहां पर फ्रिक्शन कम है वहां पर आगे बढ़ना आसान है, जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पर आगे बढ़ना मुश्किल है, या आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। श्यानता या विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? तो ये होती है पास्कल सेकेंड या किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जीन लुई मैरी पाइजुइल एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक थी जिन्होंने श्यानता का आविष्कार किया था या खोज की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जीन लुई मैरी पाइजुइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेसिकली जो सनलाइट होती है उसकी तीव्रता वो कितनी तेज है, कितनी स्लो है, या क्या रेडिएशन वहां से आ रहे हैं, उसको किस चीज से नापा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फोटोमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फोटो यानी हमें पता है ना फोटोन्स होते हैं। लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होता है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो इसको नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होगा? फोटोमीटर का प्रयोग होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, एक फोटोमीटर का उपकरण जो होता है ये क्या करता है? ये प्रकाश का प्रयोग करता है। बेसिकली जो भी सनलाइट इस पर आती है ये उसकी रीडिंग करके रेडिएशंस बताता है कि कितनी ज्यादा प्रकाश आ रहा है या कितनी ज्यादा रेडिएशन आ रही है सन से। बोलिए क्लियर है? और जो भी लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में खोजबीन रिसर्च करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो फोटोमेट्री से ताल्लुक है उनका। फोटोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को माप सकते हैं, जो कि वह ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों से में पाई जा सकती है, जिसमें एक्सरे, गामा किरणें, पैराबैंगनी प्रकाश और दृश्य प्रकाश शामिल है। तो बेसिकली जितनी भी अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस हैं, चाहे वो एक्सरेज हों, चाहे वो गामा रेडिएशंस हों, चाहे वो पैराबैंगनी प्रकाश हो, तो ये जितने भी विजिबल लाइट हो या बाकी सारी लाइट्स हो, इन सब को
ये उपकरण नाप सकता है। अब देखिए, जो लाइट आंखों से देखी जा सकती है यानी जो विजिबल लाइट है, उसे जब भी नापा जाता है तो उसे किसमें, उसकी इकाई लक्स होती है। क्या होती है? लक्स होती है। जो विजिबल रेज होती है ना, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उससे जब भी नापना हो तो हम किस में नापते हैं? लक्स में नापते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में पेपर प्रकाशित किया था। क्या बोला था उसमें उन्होंने बताया था कि बेसिकली जो प्रकाश है वो क्या है, वो क्वांटा से बना हुआ है। क्वांटा क्या है? बेसिकली फोटॉन्स जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो क्वांटा शब्द है, क्वांटा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। बट आगे 1920 के आसपास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लुइस। इन्होंने बेसिकली फोटोन शब्द का यूज किया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्वांटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ये क्वांटा शब्द का प्रयोग किया था 1905 में। ठीक है, अपनी जो भी उन्होंने थ्योरी दी थी उसमें। बट जो फोटोन शब्द है ये किसने किया था? ये गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने उपयोग किया था 1920 के आसपास। उन्होंने बोला था कि जो लाइट है वो बेसिकली पैकेट्स के फॉर्म में है, और इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलेंगे। तो फोटोन शब्द बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया, उनने क्वांटा दिया था। फोटोन किसने दिया? फोटोन दिया गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलीमीटर के 100वें हिस्से को नापने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, मिलीमीटर का 100वां हिस्सा जब भी आपको नापना हो तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? आप करेंगे स्क्रू गेज का। किसका? स्क्रू गेज का। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है और ये मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक नाप सकता है। या मैं बोलूँ इसका जो लीस्ट काउंट है, जो इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01 mm है। और भी हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया। पर ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये कितने हिस्से तक? ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक ही नाप पाएगा, यानी 0.1 mm तक ही नाप सकता है। यानी इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 mm। जो हमारी एक नॉर्मल स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm होता है। तो देखिए, स्क्रू गेज एक उपकरण है जिसका उपयोग पतले तार, व्यास, धातु, बेसिकली शीट की चौड़ाई ठीक करने के लिए, ठीक तरीके से मापने के लिए होता है। लीस्ट काउंट यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, लीस्ट काउंट कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है? तो ये है 0.1 mm, यानी मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm, यानी मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। और नॉर्मल जो स्केल होती है वो 1 मिलीमीटर का इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? तो देखिए, लीस्ट काउंट बहुत ही सिंपल है, जितना छोटे से छोटा आप नाप सकते हैं। जैसे स्केल में जो लाइंस है वो बेसिकली 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप 1 मिलीमीटर से कम यहाँ पर नहीं नाप सकते। तो जो इसका लीस्ट काउंट हो गया, जो सबसे कम इससे आप नाप सकते हैं, वो 1 मिलीमीटर है। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर पर 0.1 mm और स्क्रू गेज पर 0.01 mm, ये इनके लीस्ट काउंट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता इनमें से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? अब देखिए, बहुत ही काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। आंसर है लैक्टोमीटर। बात समझ में आ गया? कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता नापते हैं। देखिए, ये क्या करता है? तो बेसिकली यह पानी के संबंध में दूध की सापेक्ष घनत्व को मापता है, यानी बेसिकली पानी से रिलेटिव डेंसिटी ये नापता है। यदि दूध के नमूने का विशिष्ट गुरुत्व स्वीकृत सीमा से बाहर है तो दूध अशुद्ध है, अगर ऐसा नहीं तो कुछ मिलावट है। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या? तो जो सामान्य दूध होता है ना, उसकी डेंसिटी 1.026 से लेके 1.032 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। ये रिलेटिव डेंसिटी है पानी के साथ। यहाँ पर लैक्टोमीटर में इसकी रीडिंग क्या आती है? तो 26 से 32 तक आती है। तो अगर लैक्टोमीटर में आप नाप रहे हैं और आपको रीडिंग 26 से 32 तक मिल रही है, यानी दूध शुद्ध है। बट अगर आपने इसमें पानी डाला तो जो लैक्टोमीटर में रीडिंग आएगी वो 26 से कम आने लगेगी, यानी जो दूध है वो अशुद्ध है। बात समझ में आ गई? तो अगर रीडिंग 26 से कम आई यानी मिलावट है। दूसरी बात, जो दूध होता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं, वो हल्का सा एसिडिक होता है। जो पीएच होता है उसका कितना होता है? 6.5 से 6.7 होता है। थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ये एसिडिटी भी करता है कई बार।
चलिए, आई थिंक आप इसके बारे में यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मता का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किस उपकरण द्वारा पता लगाई जाती है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, इन चार में से कौन सा है? तो इन चार में से गीजर काउंटर ये है जो कि आपकी रेडियो एक्टिविटी का पता लगाता है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने कई बार मूवीज या टीवीज में देखा होगा कि यहाँ पर रीडिंग बताती है और ये बीप बीप भी करता है ना। चलिए, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण यानी आयनाइजिंग रेडिएशंस छोड़ता है के रूप में ऊर्जा फेंकता है या छोड़ता है। ये पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं वे विकिरणशील या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ना वो किसने की थी? तो वो की थी एंटविन हेनरी बैक्वेरेल ने। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी 1896 में। हमने मैरी क्यूरी का नाम कई बार सुना है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं की थी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की, जो रात में चमकता है ना। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इन्होंने। नाम क्या है? एडविन हेनरी बैक्वेरेल। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इन्हें मैडम क्यूरी को तथा इनके मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, इन तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है क्यूरी। बात समझ में आ गई? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। जो भी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूँ आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। तो बेसिकली कौन सी टेक्निक से आपको ये पता लगाया जाता है कि आपकी जो दिमागी स्थिति है वो सही है या नहीं है या थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर आंसर होगा EEG। तो इसका नाम आपने कई बार सुना होगा EEG। ये टेस्ट भी होता है, कई बार हमने कई बार टीवीज में भी देखा होगा कि एक आदमी है उसके सर पे इस तरीके की कैप लगा दी जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर डॉट्स होते हैं। तो बेसिकली ये आपके ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको कैच करते हैं और फिर देखते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं। तो इन इलेक्ट्रोड्स, बेसिकली ये जो छोटे छोटे डॉट्स लगाए गए इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन इलेक्ट्रोड द्वारा मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स जितने भी होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल जो भी गतिविधि है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आपका ब्रेन बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन सेल से बना है, ये हम सभी को पता है ना। और न्यूरॉन सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए। तो बेसिकली ये इम्पल्स जो है ना वो न्यूरॉन सेल्स में एक से दूसरी जगह पर जाते हैं इस तरीके से। ये न्यूरॉन सेल हम जानते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है न्यूरॉन सेल, और यहाँ पर ये इसकी टेल होती है। ये जो टेल होती है ना, यहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करता है या देता है और फिर वो इस तरीके से कैरी ऑन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड तार के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रोड द्वारा मापे गए मस्तिष्क गतिविधियों को तरंगों के विशेष पैटर्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सहायता से मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा जब भी कभी एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है सर पे गहरी, तो यहाँ पर EEG करवाया जाता है ये देखने के लिए कि आपकी जो मस्तिष्क है उसकी स्थिति सही है या नहीं है, यानी वो नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं? EEG। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हृदय की इलेक्ट्रिक यानी विद्युत गतिविधियों को दर्ज करने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर अगेन बहुत सिंपल है। आपने अभी EEG देखा था, अब आंसर है ECG। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए जहाँ पर भी कार्डियो की बात आ गई ना, समझ जाइए बात है किससे? हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता क्या है? तो आपने कई बार अगेन मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि यहाँ पर इस तरीके के ये डॉट्स लगे होते हैं और ये जाके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर आपको रीडिंग्स इस तरीके की मिलती हैं। और कई बार हम टीवी में भी देख चुके हैं कि जब तक ये रीडिंग चल रही है तब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपके दिल की विद्युत गतिविधि को, तस्वीर को रिकॉर्ड करता है, यानी बेसिकली आपकी दिल की जो भी गतिविधि है उसको एक तस्वीर के रूप में वो ला देता है। लेकिन ये केवल उस वक्त ही हो सकता है जब आपको मॉनिटर किया जा रहा हो। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न या ग्राफ बनता है और आपकी जो हार्ट की सिग्नल्स हैं उसको पेपर पर इस तरीके से
उतारा जाता है। अब कई बार हमने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट हो जाती है उतनी ज़्यादा ये जो रेखाएं हैं वो ऊपर ऊपर बढ़ने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वह कौन सा उपकरण है जो अवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में प्रयोग में आता है। यानी बेसिकली आपसे एक ऐसा इक्विपमेंट पूछ रहा है जो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो भी एटॉमिक लेवल पर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाई एनर्जी कौन पहुंचा सकता है। तो वो कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है साइक्लोट्रॉन। कौन? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर एक चैम्बर होता है, यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घुमाई जाती है जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और एक बीम के जरिए यहाँ पर इसे टारगेट पर छोड़ दिया जाता है। साइक्लोट्रॉन का नाम मेरे ख्याल से आपने पहले भी सुना होगा। साइक्लोट्रॉन यह उपकरण जिसका उपयोग अवशेषित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। देखिए साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का क्या है, करंट तत्वरक है। 1932 इकाई में प्रोफेसर E.O. लॉरेंस ने वर्कली इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में सर्वप्रथम साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया। वर्तमान समय में तत्वांतरण तकनीक के लिए यह सबसे प्रबल उपकरण है। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार के लिए प्रोफेसर लॉरेंस को 1939 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बोलिए बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन छोटे छोटे पॉइंट्स का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसका आंसर है बोलोमीटर। किसका यूज किया जाता है? बोलोमीटर का। तो देखिए ये एक छोटा सा एक सर्किट डायग्राम है बोलोमीटर का। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें डाली जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की शक्ति को नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण को अमेरिकी वैज्ञानिक समुअल पायरपोथ ने सर्वप्रथम 1878 में बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलोमीटर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोणीय स्थिति को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कोणीय स्थिति को मापने के लिए हम जायरोस्कोप का उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि मोबाइल में जायरोस्कोप भी होता है। कई लोग गेम्स खेलते हैं तो जायरोस्कोप ऑन करके खेलते हैं ना। तो आप अगर मोबाइल में जायरोस्कोप देखेंगे तो वो बेसिकली क्या करता है, वो आपका जो भी झुकाव होता है उसको सेंस करता है। तो हम याद रखेंगे कि झुकाव को कौन नापता है? जायरोस्कोप नापता है। ये जायरोस्कोप का एक बेसिकली एक रफ स्ट्रक्चर टाइप का है कि क्या होता है जायरोस्कोप। तो बेसिकली जायरोस्कोप किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या झुकाव को मापने का काम करता है। जायरोस्कोप का प्रयोग वहां भी होता है जहां पर चुंबकीय सुई काम नहीं करती, तो वहां पर हम जायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं नेविगेशन के लिए। बात समझ में आ गई आपको? अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, रेडियो नियंत्रण, हेलीकॉप्टर आदि में जायरोस्कोप का यूज किया जाता है और साथ ही साथ मोबाइल में भी होता है। ये तो आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पर। मानव द्वारा किस उपकरण से परिश्रावक रोगी के रक्त संचार की दशा का पता लगाया जा सकता है? तो देखिए ये है स्टेथोस्कोप। बोलिए बात समझ में आई? स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बेसिकली हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा चल रहा है और साथ ही साथ आपकी हार्ट बीट तो सुन ही सकते हैं, जो डॉक्टर्स जनरली सुनते हैं। स्टेथोस्कोप रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। इसके दो भाग होते हैं, वक्षखंड और कर्णखंड। ये दोनों रबड़ की नलियों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। हृदय, फेफड़े, आंत वाहिनियां जब रोग से ग्रसित होते हैं तब चिकित्सीय यंत्र द्वारा निकली ध्वनि से जानता है कि ध्वनि नियमित है या अनियमित। यानी बेसिकली इससे साउंड निकलता है, आपकी साउंड बहुत एम्पलीफाई होकर सुनाई देती है और वहां से पता चलता है कि आपकी जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल है या नहीं है। फ्रांस के चिकित्सक रेते लोनेक ने 1816 में इस उपकरण की खोज की थी। किसने? रेते लोनेक। याद रहेगा। चलिए आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर्स भी आपने देख लिए होंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे हुए, आगे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन सभी को रिवाइज करके जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।